हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? बीजांड के बारे में। इसकी संरचना को एक बार रिवाइज करते हैं। ये संरचना हमने देखी थी। इस संरचना में ये वाला जो भाग है इसको कहा था अपन ने क्या? बीजांड वृंत। क्या नाम दिया था इसको? बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत के साथ में बीजांड काय जिस भाग से जुड़ी होती है इस भाग को कहा था अपन ने क्या? नाभिका, या कह सकते हो आप हाइलम। ठीक है। अब बीजांडकाय का वह भाग जो नाभिका के साथ में जुड़ता है इसको क्या कहा जाता है? निभाग छोर। क्या कहा जाता है इसको? निभाग छोर कहा जाता है। ये वाली जो संरचनाएं दिख रही है आपको, ये क्या थी? बीजांड के आवरण। इनको क्या कहा था अपन ने? बीजांड आवरण। जहां से ये खुले हुए होते हैं या निभाग के जो विपरीत छोर होता है उस छोर को क्या कहा जाता है? बीजांड द्वारी छोर कहा जाता है। ठीक है। समान प्रकार की ये जो कोशिकीय समूह है इसको कहा था अपन ने क्या? बीजांडकाय। क्या नाम दिया था इसको? बीजांडकाय। ठीक है। और ये जो सबसे आंतरिक संरचना है इसका नाम रखा था अपने क्या? भ्रूणकोश। ठीक है। यहां तक कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हम इस बीजांड की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे। व्यवस्था के आधार पर जो बीजांड है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रिजु बीजांड। रिजु बीजांड का मतलब क्या है? देखो, इसमें एक तो हो गया ये वाला भाग बीजांड वृंत है, ये बीजांडकाय है, ठीक है, सॉरी बीजांड द्वार है, और ये क्या है? भ्रूणकोश। तीनों जब एक ही रेखा में उपस्थित हो, एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं तो बीजांड की इस व्यवस्था को या बीजांड के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? रिजु बीजांड। जब बीजांड में बीजांड वृंत, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा में उपस्थित हो तो यह प्रकार क्या कहलाएगा? रिजु बीजांड कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उन प्लांट्स में कौन से प्रकार का बीजांड पाया जाता है? रिजु बीजांड पाया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है बीजांड का, कौन सा? प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या होता है? ये जो बीजांडकाय है यहां से ये जो निभाग वाला छोर है यहां से ये 180 डिग्री पे घूम जाता है। जैसे आपको ये बीजांड दिख रहा होगा, ये किस प्रकार का बीजांड है? प्रतीप बीजांड है। कौन से प्रकार का बीजांड है ये? प्रतीप बीजांड है, जिसमें बीजांडकाय क्या होती है? बीजांड वृंत के साथ में 180 डिग्री पे घूम जाती है। अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, लगभग 82% आवर्त बीजी पादपों में जो बीजांड का प्रकार पाया जाता है वो कौन सा है? प्रतीप बीजांड है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है तीसरा प्रकार, कौन सा? वक्र बीजांड। वक्र बीजांड का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के बीजांड में ये जो निभाग वाला छोर है ये इस बीजांड वृंत के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जो बीजांड काय है और जो भ्रूणकोश है, बीजांड काय और भ्रूणकोश ये घोड़े के नाल के समान हो जाते हैं। किस प्रकार के हो जाते हैं? घोड़े के नाल के समान हो जाते हैं। अधिकांश क्रूसीफेरी कुल के और जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं उनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? वक्र प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तीसरा प्रकार है अपना कौन सा? अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड का मतलब क्या है? कि जब निभाग ये वाला छोर हो गया निभाग, इस संरचना को बोल रहे हैं अपन भ्रूणकोश, और ये वाला क्षेत्र है कौन सा? बीजांड द्वार। जब निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार तीनों बीजांड वृंत के समकोण पर उपस्थित हो। किस व्यवस्था पर उपस्थित हो? समकोण पर, या आप कह सकते हो 90 डिग्री पे उपस्थित हो, तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ बीजांड कहलाता है। जैसे ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड पाया जाता है। पांचवा जो प्रकार है अपना वो कौन सा है? अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप बीजांड का मतलब देखो क्या होता है कि जब निभाग, बीजांड द्वार और भ्रूणकोश एक सीधी रेखा में या क्षैतिज रेखा पर उपस्थित हो और तीनों के तीनों पर ये जो बीजांड वृंत है वो इनके समकोण पर हो, तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अर्धप्रतीप बीजांड कहा जाता है। जब निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार ये तीनों क्या हो? क्षैतिज रेखा पर उपस्थित हो।
ठीक है, और जो बीजांड वृंत है वो इनके समकोण पर उपस्थित हो, तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, अर्ध प्रतीप बीजांड। जैसे रेनिनकुलेसी जो कुल के पादप हैं उनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। लास्ट वन आता है कौन सा, कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड का मतलब क्या है, देखो यहां पर ये वाला जो बीजांड है, यहां इसकी स्थिति दर्शा रहा हूं मैं, यहां पे अभी ये सीधी व्यवस्था में है, ठीक है, किसमें, रिजु बीजांड में। प्रतीप बीजांड का मतलब क्या है, जैसे समझो ये बीजांड वृत्त है अपना, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये बीजांड का है, इधर है बीजांड द्वार, यहां पे रिजु बीजांड हो गया। मैंने इसको 180 डिग्री पे घुमाया यूं, 180 डिग्री पे घुमाने पे कौन सा बन गया, ये प्रतीप बीजांड। कौन सा बन गया, प्रतीप बीजांड। अब 180 डिग्री की जगह मैं इसको 360 घुमाऊंगा तो ये वापस अपनी स्थिति में आएगा। मतलब यहां पे देखो ये वाला बीजांड वृत्त है, ठीक है, जब इसको 180 डिग्री पे घुमाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और जब इसको 360 डिग्री पे घुमाओगे तो ये जो बीजांड द्वार है ये कहां हो जाता है, वापस ऊपर की तरफ हो जाता है। मतलब बीजांड काय को जब बीजांड वृत्त के साथ में 360 डिग्री घुमाया जाता है तो कौन सा बीजांड का प्रकार होता है, कुंडलित बीजांड का प्रकार होता है। जैसे कैक्टेसी कुल के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, कुंडलित प्रकार का। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बीजांड के प्रकार। सबसे पहला कौन सा प्रकार है, वक्र बीजांड, सॉरी रिजु बीजांड। रिजु बीजांड का मतलब क्या है, जब बीजांड वृंत, बीजांड काय और बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा पर उपस्थित हो तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, रिजु बीजांड कहा जाता है, ठीक है। जैसे अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में कौन सा बीजांड पाया जाता है, रिजु बीजांड पाया जाता है। दूसरा प्रकार कौन सा है, प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या कर रहे हैं हम, बीजांड काय को बीजांड वृंत के साथ में 180 डिग्री घुमाते हैं, 180 डिग्री घुमाएंगे। जैसे आपको ये बीजांड दिख रहा है, किस प्रकार का बीजांड है, प्रतीप बीजांड है, जो अधिकांश आवर्तबीजीय पादपों में पाया जाता है। तीसरा कौन सा बीजांड है, वक्र बीजांड, जिसमें निभाग छोर बीजांड वृंत के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, और जो अपनी बीजांड काय या भ्रूणकोश है वो क्या करता है, घोड़े के नाल के समान हो जाता है। जैसे क्रूसीफेरी व लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बीजांड का मतलब क्या हुआ, इसमें जो निभाग है, भ्रूणकोश है और बीजांड द्वार है, निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार, ये तीनों बीजांड वृंत के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसे ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप का मतलब क्या होता है, तीनों चीजें कौन कौन सी, निभाग, बीजांड का या भ्रूणकोश प्लस बीजांड द्वार एक क्षैतिज रेखा में उपस्थित होते हैं, और बीजांड द्वार क्या होता है, इनके समकोण पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है, अर्धप्रतीप बीजांड कहलाता है। जैसे रेनिनकुलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, अर्धप्रतीप। नेक्स्ट कौन सा है, कुंडलित। कुंडलित का मतलब क्या हुआ कि जब बीजांड का बीजांड वृंत के साथ में 360 डिग्री घूम जाता है, कितने डिग्री, 360 डिग्री घूम जाता है, तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो कैसा बीजांड कहलाता है, कुंडलित बीजांड कहलाता है। जैसे कैक्टेसी कुल के पादपों में पाया जाने वाला बीजांड, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई अपनी बीजांड की सामान्य संरचना और उसकी सामान्य व्यवस्था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो बीजांड है इसमें मादा युग्मकोद्भिद या आप कह सकते हो भ्रूणकोश या फिर आप कह सकते हो मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो पहला जो लेक्चर था अपना इसका, जहां पर अपन ने लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ी थी। लघु बीजाणु जनन मतलब परागकण निर्माण की क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ी थी, परागकणों के निर्माण की क्रिया, ठीक है। जिन कोशिकाओं से होता है, जिन इन परागकणों को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। और जिनसे इनका निर्माण होगा उनको क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका कह रहे थे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कैसे बने थे ये पढ़ा था अपन ने कि परागकोश में पहले समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएं विशिष्ट बनती हैं, जिन कोशिकाओं को कह रहे थे अपन प्रपशु कोशिका, ठीक है। इन प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होता है।
कौन सा विभाजन होता है? परिणत। परिणत विभाजन से दो कोशिकीय स्तर बने थे। सेम यही चीज यहां पे पढ़ेंगे अपन। ये जो बीजांडकाय है, इस बीजांडकाय की प्रत्येक कोशिका प्रारंभिक अवस्था में ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अविभेदित होती हैं। मतलब इनमें किसी प्रकार के कार्य का विभाजन नहीं होता है कि कौन सी कोशिका किस कार्य को संपन्न करेगी। तो इनमें कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेंगी, उनका जीव द्रव्य सघन होगा और सघन होने पर वो क्या कहलाएंगी? प्रपशु कोशिकाएं कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रपशु कोशिकाएं कहलाएंगी तो प्रपशु कोशिकाओं में फिर से परिणत विभाजन होगा और परिणत विभाजन से दो कोशिकीय स्तर बनेंगे। यहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन रही थी, उससे लघु बीजाणु बन रहा था, एक तरह से ये नर युग्मक था। ठीक है। यहां पर जो बनेंगी वो कौन सी कोशिकाएं बनेंगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका बनेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा, जिससे अपन कहेंगे भ्रूण कोश। क्या कहेंगे? भ्रूण कोश, या आप इसको कह सकते हो मादा युग्मक। क्या कहोगे? मादा युग्मक। तो यहां देखो आप, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहले अपन ने परागकण की जहां निर्माण की क्रिया विधि पढ़ी थी, वहां पे ये देखा था कि परागकोश से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन रही थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बन रहे थे, तो ये क्रिया क्या कहला रही थी? लघु बीजाणु जनन। यहां पे क्या हो रहा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन रही हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, तो इस क्रिया को क्या बोल देंगे? गुरु बीजाणु जनन। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि गुरु बीजाणु क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद, और लघु बीजाणु क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। यहां तक का क्लियर है? अब देखो, प्रपशु कोशिका में दो कोशिकीय स्तर बने थे। एक कोशिका स्तर क्या बनाता है? प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। जबकि ये जो दूसरा स्तर था, जहां पर लघु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान एक स्तर क्या बना रहा था? परागकोश की भित्तियां बना रहा था। वहीं पे गुरु बीजाणु जनन के दौरान ये जो स्तर है ये बनाता है अध्यावरण। और अध्यावरण किसके? बीजांड के। किसके? बीजांड के, जिनको बीजांड आवरण भी कहा जाता है। तो यहां पे क्या हुआ? देखो, प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन से दो कोशिकीय स्तर बन गए। एक कोशिकीय स्तर बीजांड के आवरण बनाता है और दूसरा कोशिकीय स्तर क्या बनाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है। ठीक है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। अब देखो, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया विधि। यहां तक का तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब देखो, प्रपशु कोशिका है, इस प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन होने से क्या बन गई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बन गई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये है फ्रेंड्स 2n। 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। कैसी कोशिका है ये? द्विगुणित। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अब आपको पता है कि जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 बनती हैं। और प्रत्येक कोशिका जो है वो कैसी होगी? इसकी अगुणित होगी फ्रेंड्स। कैसी होगी? अगुणित होगी। अब देखो, ये जो व्यवस्था है इसको मैं यहां पे लेके चल रहा हूं आपके साथ में। ये वाली व्यवस्था है, इसको यहां पे लेकर के चलेंगे तो ये वाला भाग हो गया इसका निभागी भाग। ठीक है, और ये कौन सा हो गया? बीजांड द्वारी। ये निभाग का, ये बीजांड द्वार का। ठीक है, तो इनमें से 3 जो निभाग के छोर की कोशिकाएं हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिनको एक कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर बचती है वो पोषण के रूप में काम में ले लेती है।
ठीक है। अब ये 3 तो हो गई अपने पास में कैसी, निष्क्रिय, ठीक है। ये कैसी बच गई अपने पास में, सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कौन सी बच गई, सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इससे बनेगा क्या, भ्रूणकोश। तो इसको अलग से लेते हैं हम, ये अपने पास में है सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका में, इस कोशिका का जो केंद्रक है, इस कोशिका के केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। और समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बने अपने पास में, यहां बनाता हूं फिर जगह कम पड़ेगी। कितने केंद्रक बन गए, 2। कौन सा विभाजन हो रहा है केंद्रक में, समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बने हैं। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। और विपरीत ध्रुवों पर जाने के बाद में इनमें फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। प्रत्येक केंद्रक में 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4। प्रत्येक ध्रुव पर कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4 केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। अब इन चारों केंद्रकों में से एक एक केंद्रक अमीबीय गति के द्वारा मध्य में आकर के संलयित हो जाता है, मध्य में आकर के संलयित हो जाता है। तो ये देखो, अब यहां प्रत्येक कोशिका अगुणित है, प्रत्येक जो केंद्रक है वो अगुणित था, इनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन गई, तो कोशिकाएं बन गई। ये प्रत्येक कोशिकाएं कैसी हैं, अगुणित है। जबकि जो केंद्रीय कोशिका है अपने पास में वो कैसी बन गई है, अब द्विगुणित। क्यों बनी है, क्योंकि प्रत्येक एक केंद्रक यहां से आया, एक केंद्रक यहां से आया, दोनों का मध्य भाग में संलयन हुआ, तो ये कैसा बन गया, द्विगुणित बन गया, ठीक है। यहां तक का एक बार फिर से समझो। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 पुत्री कोशिकाएं बनी इससे, ठीक है। इन 4 पुत्री कोशिकाओं में से 3 क्या हो गई, नष्ट हो गई, निष्क्रिय हो गई, जिनको सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पोषण के रूप में काम में ले लेती है, ठीक है। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बने। 2 केंद्रक क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर जाने के बाद में इनमें फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ, तो 4 केंद्रक बन गए। इन चारों केंद्रकों में से एक केंद्रक कहां जाता है, एक केंद्रक मध्य में आ गया संलयन के द्वारा, ये कैसा हो गया, द्विगुणित केंद्रक हो गया। अब ये जो संरचना है इसको कहेंगे हम भ्रूणकोश। इसको क्या कहेंगे, भ्रूणकोश। अब इसकी संरचना को अलग से समझते हैं हम। यहां तक का मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी संरचना को देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक जो कोशिका है, जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में बनने वाली जो प्रत्येक कोशिका है वो क्या कहलाएगी। देखो, जैसे अपने पास में ये अभी संरचना बनी है, अब यहां देखो आप, कितनी कोशिकाएं दिख रही है आपको, 7 कोशिका। कितनी कोशिका दिख रही है, 7 कोशिका, ठीक है। केंद्र कितने दिख रहे हैं आपको, 8। केंद्र कितने हैं, 8 है। कैसे, ये वाला जो बीच वाला है ना, अभी देखा अपन ने, यहां से एक यहां से आया था, एक यहां से आया था, दोनों का संलयन हुआ और ये कैसा हो गया, द्विगुणित। कैसा हुआ ये, द्विगुणित। अब ये निभाग छोर का ऐसे कैसे लिया मैंने, प्रतिबीजांड से इस भ्रूणकोश को उठाया यहाँ पे। ये वाला निभाग का छोर है, कौन सा है, निभाग, और ये है बीजांड द्वार। ये कौन सा है, बीजांड द्वार। निभाग के छोर की प्रत्येक कोशिका, निभाग के छोर की प्रत्येक कोशिका कहलाती है प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। ये जो द्विगुणित कोशिका है इसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या कहा जाता है, केंद्रीय कोशिका। और इन कोशिकाओं में से, इन 3 में से एक बड़ी होती है, इसको कहा जाता है अंड कोशिका। क्या कहा जाता है, अंड कोशिका। और जो अन्य 2 हैं इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका। द्विगुणित कोशिका जो है वो कौन सी होती है, केंद्रीय कोशिका होती है। केंद्रीय कोशिका के अतिरिक्त सभी भ्रूणकोश की कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणित। सहायक कोशिका, अगुणित कोशिका, इसके अलावा अंड कोशिका भी अगुणित कोशिका, और प्रतिमुखी कोशिका भी कैसी होती है, अगुणित होती है,
ठीक है। केंद्रीय कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो इस प्रकार बनी 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय अवस्था को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश, या आप कह सकते हो मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तरफ अपने पास में बने हुए हैं कौन? लघु बीजाणु। दूसरी तरफ बन गया है अपने पास में कौन? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश या मादा युग्मक। अब ये जो संरचना है, इसमें कौन सी कोशिका किसका निर्माण करेगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु और भ्रूणकोश के बीच में निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, किस प्रकार परागकणों का अंकुरण हुआ, वहां पे अपन ने नर युग्मकों का निर्माण कर लिया। अब वो नर युग्मक इस भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेंगे, उनका निषेचन होगा और निषेचन के फलस्वरूप कौन कौन सी संरचनाओं का विकास होता है, ये पढ़ेंगे हम अपने लेक्चर में। ठीक है, तो यहां तक का अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अभी तक भी आपको अगर लग रहा है कि वीडियोस में कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जहां पे भी कमी है हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।